Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are slow improvement. Second one is academia research and the glass ceiling in India. Third one is unknown source of political funding in financial year 2021. Let us start with the first one. फर्स्ट ये पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में दिया हुआ है कि अभी फ़िलहाल हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। ये पहला क्वार्टर जो है उसके हिसाब से ये दिया है। आपको पता होगा जब हम क्वार्टरली नापते हैं तो आप अगर 2021 का अगर आप लेते हो 2021 का फर्स्ट क्वार्टर से 2022 का फर्स्ट क्वार्टर से आप इसको कंपेयर करते हो, है ना, कि पहला क्वार्टर जो 2021 में था उससे 2022 का पहला क्वार्टर आपको समझ में आता होगा, है ना। तो पहला क्वार्टर में कितना था पिछले साल और आज इस साल कितना है, इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो यही डेटा है इसमें और उसी के हिसाब से है डेटा। तो डेटा बहुत सारा है, उतना याद नहीं रहेगा क्योंकि आपको ईयरली डेटा याद रखना होगा। जिस साल आप जा रहे हो उस साल का पूरा ईयर का डेटा याद रखना होगा। क्वार्टरली डेटा याद करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो उसका हमको सिर्फ पर्सपेक्टिव देखना है कि कौन कौन सा चीज़ को आपको डेटा पे ध्यान देना होगा। जब एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो ये सब बात वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो उसी पर्सपेक्टिव में हम ये बात किए हैं। पूरा जो जितना भी हम देखे हैं इसमें हैंड रिटन जो भी है इसमें उसको ऐसे ही लिया गया है। तो जो डेटा होगा आप उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हाँ जो एलिमेंट है जो कंपाउंड है उस चीज़ को आपको नहीं इग्नोर करना है, ठीक है। तो जैसे अभी ग्लोबल सिनारियो बता रहा है कि हेडवर्ड विंड समझ में आता है। हेडवर्ड मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन। हेडवर्ड आप समझ दोगे, आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने से अगर हवा बह रहा है तो वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक एक ल्यूक्रेटिव टर्म है जो यूज किया जाता है इंग्लिश में, हेडवर्ड विंड इन इकोनॉमी। इसका मतलब ख़राब कंडीशन जो होता है, ठीक है ना। इकोनॉमी में ख़राब कंडीशन क्या होगा कि भाई अभी एक तो रिसेशन का जो सिग्नल जो आ रहा है वो एक है, और यूक्रेन वार जो है एक वो, ये दो कंडीशन है। इस कंडीशन में आपका इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन को, उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी का भी देखिए कि हमारा जो ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है। दूसरा इन्फ्लेशन है जिसके कारण कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। और तीसरा बात है कि जो GVA ग्रॉस वैल्यू जो GDP में कैलकुलेशन करने के लिए GVA यूज होता है उसमें 8 सेक्टर को यूज किया जाता है। ये 8 सेक्टर आप एक बात ध्यान रखिएगा, 8 कोर सेक्टर अलग होता है, ध्यान में रखिएगा। 8 कोर सेक्टर क्या है वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार आप जाकर देख लीजिए 8 क्या होता है। लेकिन यहाँ 8 कोर सेक्टर नहीं है, ये 8 ब्रॉड सेक्टर जो GDP कैलकुलेशन में यूज होता है वो चीज़ है। तो कभी कल ये भी हो सकता है, इसके बारे में भी पूछ सकता है कि, ठीक है ना। इसके बारे में तो बहुत बार पूछ चुका है UPSC PT में। तो आपको अब आपको 8 ब्रॉड सेक्टर जो प्रोवाइड करता है हमको GVA, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा सेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें जो अभी रिपोर्ट अभी आया है उसके हिसाब से जो हमारा 4 जो सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब उसमें निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन मतलब निगेटिव ग्रोथ हुआ है। और यही 4 जो है ये आपका मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। जैसे आपका एग्रीकल्चर में 13%, मैन्युफैक्चरिंग में 10%, कंस्ट्रक्शन में 22%, ट्रेड होटल्स इसमें 24% के आसपास है। तो ये 4 सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और ये लास्ट 3 का जो सेक्टर है इसमें आपका एक्सपेंशन देखने को मिला है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस में 26% जो हाईएस्ट है इसमें एक्सपेंशन। उसके बाद आपका फाइनेंशियल, रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल है। और इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड यूटिलिटीज़ वाला जो है वो 12% है। तो ये ध्यान रहेगा आपको, 8 कम से कम नाम याद रखना। इसका कोई ज़रूरत नहीं है कितना परसेंटेज है, इसको अगर हम काट भी दें तो कोई मतलब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये 8 नाम याद रखना। हाँ, और ये कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा है, जो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो कॉन्ट्रैक्शन में है। तो एम्प्लॉयमेंट का इशू होने वाला है, ठीक है, और है भी, दिखने को यही मिल रहा है, ठीक है। तो अगला हमारा है कि डिमांड भी हमारा घटा है। तो डिमांड के लिए कैसे पता चला कि डिमांड घटा है, तो एक तो प्राइवेट जो कंजम्पशन है वो घटा है, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो भी घटा है, और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी घटा है। यही तीन चीज़ है जो डिमांड। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आप डिमांड कर रहे हो किस चीज़ का, जो कि ऐसा जैसे इंडस्ट्री लगाने का, टूल्स का, मशीनरी का वगैरह जो होता है वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वाला में आ जाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी अभी भी इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका क्वार्टरली डेटा है, ठीक है ना। हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब डिमांड घटा है तो आप अपना जब एग्ज़ाम में जब उसको सब्सटेंशिएट करोगे, जब उसको सपोर्ट करोगे कि हाँ इंडिया का डिमांड घटा है, तो आप ये 3 पॉइंट को याद रखना कि प्राइवेट कंजम्पशन एक होता है, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, एक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है जो डिमांड को शो करता है, ठीक है। तो ये 3 जो पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा। आगे हमारा है
कि मानसून अभी है, मानसून एक तरफ से देख रहे हो फ्लड आ रहा है नॉर्थ में, और ईस्ट में आपका डेफिसिट शो हो रहा है। आप देख रहे होगे नॉर्थ इंडिया में फ्लड का है और ईस्ट इंडिया में सुखाड़ का। तो ये जो मतलब एरेटिक मानसून है, अनइवन जो मानसून है, इसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, दो चीज़ देखने को मिलेगा। एक तो जो फार्म आउटपुट है वो घटेगा, ठीक है ना, तो आगे चल के हो सकता है फूड क्राइसिस वाला जो इशू है या फूड इन्फ्लेशन का इशू देखने को मिल सकता है। अगला आपका है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग इन रूरल एरिया भी घट जाएगा। जब उसका फार्म आउटपुट ही नहीं होगा तो वो बेचकर ही तो उसको पैसा आता है और उससे वो कंजम्पशन जो आगे करता है। लेकिन अगर उसके पास प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कंज्यूमिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें है। तो इससे फर्दर आपको पता चल रहा है कि हमारा आने वाले टाइम में भी इकोनॉमिक क्या होगा, हमारा नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अगला है ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन है। ऑफकोर्स ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घट गया, ठीक है ना, एक्सपोर्ट घट गया। और जो हमारा जो रुपीज़ डिप्रिसिएशन हुआ था अगेंस्ट डॉलर का, इससे फ़ायदा हम ले लेते। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाते तो हमको फ़ायदा हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारा इकोनॉमिक जो बाहर का ही स्लो डाउन है ना, ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन है, इससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा और एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए जो हमारा इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन में गया था, ठीक है। ध्यान रहेगा ये बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि इसमें यही बात लास्ट में ये बोलते हैं, राइटर ये बोलता है कि आरबीआई तो जो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए कम चांसेस, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो फिजिकल अथॉरिटी आपको समझ में आता होगा। एक मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी दो पढ़ते हैं ना, मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी पढ़ते हैं। एक मॉनिटरी पढ़ते हैं, एक फिजिकल पढ़ते हैं। मॉनिटरी वाला जो होता है वो आरबीआई के अंदर में आता है, ये पता ही होगा, आरबीआई के अंदर में आता है। जो भी काम करेगा आरबीआई, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सारा चीज़ जो होता है ये इसके द्वारा ये मनी को कंट्रोल करता है। फिजिकल वाला में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से मनी का कंट्रोल होना, उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप आरबीआई तो नहीं कर पा रहा है, इन्फ्लेशन पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब फिजिकल जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उसको ध्यान देना चाहिए कि कंजम्पशन बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, ठीक है ना। यही हमारा इसका एडिटोरियल का सार था। अच्छा एडिटोरियल था, आपको समझने के लिए जो बेसिक है उसके लिए। तो जो नए बच्चे हैं हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, इतना अवेलेबल है हम आपके लिए। ज़रूर हम उसको और क्लियर करेंगे। जो पुराने हमारे जो रेगुलर बैच के हैं उसको तो समझ में आ ही जाएगा ही, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है एकेडमिया रिसर्च एंड द ग्लास सीलिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें बात हो रहा है कि देखिए 2-3 अभी हम लोग इसमें कर चुके हैं। जो वुमेन जो गैप है, जेंडर पैरिटी जो दिखता है, इस पे हम लोग आज तीसरा है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें यही बताया है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें कैसे ये गैप आज भी मेंटेन है। और ये गैप का एग्जाम्पल कुछ लिया गया 1933 का से एक एग्जाम्पल लिए हैं। कमला सोनी एक लेडीज़ थी, वो सीवी रमन के पास गई थी कि हमको आपके अंदर में काम करना है, फिजिक्स के अंदर में। आपको पता ही है सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, वो उस समय IAS है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जो था, है भी अभी, उसके वो डायरेक्टर थे। आपको मानकर ये आश्चर्य होगा कि उस समय जब ये डायरेक्टर थे और जब ये लेडीज़ गई थी तो इसको मना कर दिया गया था कि नहीं लिया जाएगा। बाद में ये सत्याग्रह पे बैठ जाती है, उसके बाद इंस्टीट्यूट को लेना पड़ता है। और 2 शर्त रखता है इंस्टीट्यूट। पहला शर्त रखता है कि आपका अगर क्वालिटी ठीक नहीं रहेगा, आपका रिसर्च का मान्यता तब तक नहीं होगा जब तक कि क्वालिटी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको पसंद नहीं आएगा, तो आपको नहीं लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा, पहला तो 1 ही साल के लिए दिया जाता है, और ये कंडीशन, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आपके वर्क से आपके फीमेल पार्टनर को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सोचिए कैसा कंडीशन था, ठीक है ना। ये 2 कंडीशन लगाया जाता है, उसके बाद इनको एंट्री दिया जाता है। तो ये आपको माइंडसेट दिखाता है कि उस समय का कैसा माइंडसेट था। 1933 का टाइम है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1937 में आता है। 1937 में एक विभा चौधरी हैं, ये आपका BM बॉस हैं, जो आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ये भी इसी तरह से इनको मना करते हैं, बाद में उनको लेना पड़ता है। और इनका एक रिसर्च है, जो बाद में इनका जो रिसर्च रहता है वो ग्लोबली रिनाउंड रिसर्च है। नाम देख लीजिएगा, नाम यहाँ नहीं लिख पाए हैं, ध्यान नहीं हमको, ठीक है। आप बोलोगे तो एक बार देख लेते हैं क्या नाम था उनका, उस रिसर्च का। बहुत अच्छा रिसर्च था वो, एक वेट का या समथिंग। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, सी ज्वाइन, ये देख रहे हैं, DM बॉस रिसर्च ग्रुप, हर वर्क ऑन कॉस्मिक रे इन डिटरमाइनिंग द मास ऑफ मेसोन इज लेजेंडरी, ठीक है ना। बाद में ऐसा काम करते हैं जो बाद में लेजेंडरी बन जाता है। तो ये राइटर एक और फिर बाद में बात करते हैं 2018 में भी ऐसा ही एक आपका CERN, जो आपका यूरोपियन काउंसिल ऑफ
न्यूक्लियर रिसर्च ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक मेल प्रोफेसर का कहना था कि फिजिक्स जो है वो जो फिजिक्स वाज इन्वेंटेड एंड बिल्ड बाय मैन, ठीक है ना, ये वर्ड कहा गया था और इसको डेरोगेटरी बाद में माना गया था और वो जो मेल प्रोफेसर थे उनको हटा दिया गया था, ठीक है ना। उसी साल एक लेडीज़ हैं डोना स्ट्राइकलैंड, इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है फिजिक्स में, ठीक है ना। ये तीसरा नोबेल विनर थे, वुमेन जो तीसरी वुमेन जो नोबेल प्राइज़ जीती थी। दो नाम इधर है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये बेसिक जो है पीछे का जो बात है। और इसके बाद ये बताया गया कि अभी कुछ चेंज हुआ है, नो डाउट पहले के हिसाब से अभी कुछ चेंज हुआ है और इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव का नाम बताया गया। तो आप ये नाम याद रखिएगा, जब वुमेन का लिखने आएगा तो ज़रूर रखिएगा, गति का नाम आपको याद होना चाहिए कि गति कुछ है जो हमारे यहाँ पे है, गति, ठीक है ना। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। ये एक एक्चुअल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है कि जेंडर इक्विटी हायर एजुकेशन में मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा है किरण, नॉलेज इनोवेशन इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ठीक है ना। तो किरण का भी नाम याद रखिएगा। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली आपको जो वुमेन साइंटिस्ट को कंटिन्यू करने के लिए इनकरेज किया जाता है। अब ऐसा होता है कि जैसे रेगुलर नहीं रह पाती हैं, फैमिली के रीज़न के कारण छोड़ देती हैं बीच में ही, उनको कंटिन्यू करने के लिए इसमें इनकरेज किया जाता है। तो गति और किरण आपको ध्यान रखिएगा जब आप आंसर लिखो वुमेन के बारे में, और ख़ास कर जब आप बताओगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है तो ये दो नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्रीच का फॉर्मेशन, क्रीच समझ में आता है जो एक जहाँ पे बच्चा को रखा जाता है, छोटे बच्चा के लिए अलग से रूम बनाया जाता है, वही क्रीच का फॉर्मेशन बहुत सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जिससे जो मदर साइंटिस्ट हैं, मदर रिसर्चर हैं, वो वहाँ पे जाकर कर सकती हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर जो यूनिवर्सिटी में भी एम्प्लॉयमेंट जो है हायर जो इंस्टीट्यूट में, वो उसको एक तरह से वुमेन को इनकरेज किया जा रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और कुछ अलग जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ले रही है वो सब है। लेकिन इतना होने के बाद भी जब डेटा देखा जाता है तो बहुत ख़राब डेटा है हमारे पास। अभी यूनेस्को का एक डेटा आया था, उसमें फीमेल रिसर्चर वर्किंग जो है, स्टीम समझ में आता है। स्टीम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर और मैथमेटिक्स। ये एक मतलब इस ग्रुप में काम करने वाले जो फीमेल रिसर्चर हैं जो इसमें काम करते हैं, इंडिया का देखा जाए तो सिर्फ 14% ही है। मान लो कि इस टीम में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 14 जो है वो आपको वुमेन है। ये भी एक बड़ा सोचने वाली, बहुत कम है, ठीक है ना, लोएस्ट में आता है। जबकि आप देखोगे कि 43% ग्रेजुएट है इस टीम से, ठीक है ना। अगर 100 आदमी मान लो ग्रेजुएशन कर रहा है स्टीम वाले, मतलब साइंस से हो, टेक्नोलॉजी से हो, इंजीनियरिंग से हो, मैथ से हो, अगर 100 लड़का अगर पास हो रहा है उसमें से 43 तो पास हो रहा है, लेकिन रिसर्च में ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च जाता है ना, तो इसमें नहीं जा पाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें बता रहा है कि 43 है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, और जब रिसर्च में बात करो तो वन ऑफ द लोएस्ट में आ जाता है, 14% ही है। वहीं पे वुमेन, जो इंडिया का ही बात अभी कर रहे हैं, वुमेन का रिसर्चर जो ड्रॉप आउट है, जो रिसर्च में गया और ड्रॉप कर दिया, 27% है। ड्रॉप आउट का रेशियो देखा जाता है कि 100 वुमेन गई है तो 27 वुमेन छोड़ देती है पढ़ने, रिसर्च करना, ठीक है ना, ये ध्यान रहेगा। इसके बाद ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि जो फीमेल रिसर्चर जो है सिर्फ इंडिया में ही कम है। जापान का एक दिन हम लोग आर्टिकल लिए हैं, उसमें भी वहाँ पे भी वुमेन का कंडीशन सही नहीं है, तो हायर एजुकेशन में वुमेन भी कम है। नीदरलैंड में भी कम है, यूएस में भी बहुत कम है, 27, 39। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ट्यूनेशिया जो है 55% है, ध्यान रखिएगा, ट्यूनेशिया सबसे ज़्यादा है, 55% है। तो अगर आपको याद रखना होगा तो एक तो इंडिया का याद रखिए और एक ट्यूनेशिया का याद रखिए, हाईएस्ट लोएस्ट याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है कि भाई अब अगर वुमेन का मतलब 3 साइंटिस्ट एकेडमी जो है, उसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया का वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, ठीक है। तो ये डेटा आप देख लेना, डेटा हमको पढ़ाना कोई ज़रूरत नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। 7% है आपका IAS में, इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंस में 7% रिप्रेजेंटेशन है ना, वुमेन फेलोज़ का। उसके बाद आपका इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इसमें आपका 5% है, ठीक है। और एक और आपका है 8% है कि इसमें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। आप देख लो कितना परसेंट जो है नंबर ऑफ़ वुमेन फेलो इन साइंस एकेडमी, जो ये 3 एमिनेंट
एकेडमी है उसमें ऐसा कंडीशन है। उसके बाद और भी अलग अलग इसमें दिया हुआ है, आईआईटी बॉम्बे वगैरह सब का के बारे में भी दिया हुआ है कितना है, यूजीसी के बारे में भी दिया हुआ है। तो आप इसमें ये देख लेना डेटा, एक दो डेटा तो याद ही रखिएगा। यहाँ पे एक डेटा जो अच्छा जानने लायक है कि आउट ऑफ 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इन 20th सेंचुरी ओनली 2 है, आईआईटी कानपुर और दिल्ली जो है उसमें वुमेन मेंबर ऑन देयर गवर्निंग बॉडी है। ये एक अच्छा चीज़ है जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये तो वुमेन वाला कंडीशन हुआ कि भाई कहाँ कहाँ पे वुमेन का जो गवर्नमेंट जो लेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कितना रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आपका आता है कॉर्पोरेट का बात करोगे तो कॉर्पोरेट में ये पोजीशन ज़्यादा है, 39% है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल एवरेज में आता है। जो ग्लोबल एवरेज निकालोगे उसमें हाईएस्ट है कि कॉर्पोरेट में वुमेन लीडर और डिसीजन मेकिंग में वुमेन का प्रेजेंट 39% है, ठीक है ना, ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है इंडिया का। दूसरा है कि अगर इंडिया का वुमेन सीईओ फॉर्च्यून 50 में देखोगे तो 15% जो 2016 में था वुमेन का प्रेजेंस, अभी 2022 में 19% हो गया, 19.7%। तो ये भी एक अच्छा डेटा है, ये दोनों डेटा। इसमें बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट है कि गवर्नमेंट वाले में कम रिप्रेजेंटेशन और कॉर्पोरेट वाले में ज़्यादा, ठीक है ना, वर्सेस करके आप देख सकते हो इसको। और ये बहुत अच्छा है डेटा है, आप इसको इस पर ध्यान आपको देना चाहिए। एग्ज़ाम में कभी एनालाइज करने का आएगा तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2 डेटा है, 2 कंपैरेटिव डेटा, ध्यान रखिएगा। इसका रीज़न दिया गया है कि क्यों कॉर्पोरेट में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट में होने का ज़्यादा रीज़न, पहला रीज़न ये बताया गया क्योंकि जो मार्केट वाला जो है, मार्केट में जो उसका जो मैकेनिज़्म है सिलेक्शन और प्रमोशन का, ये पूरा आपका कंपटीशन और आपका मेरिट पे बेस है, मेरिट पे बेस्ड होता है, ठीक है। और ये क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेशन, सारा काम रिजल्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो इसीलिए जो जितना मेरिट का होगा उसको उतना प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। एक कोटेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, मार्केट प्लेस डू नॉट वर्शिप फॉल्स आइडल एंड देयरफॉर मेक एम्पिरिकल करेक्ट जजमेंट। इस चीज़ को कैसे ये ऑथेंटिक, मतलब कैसे ये सपोर्ट कर रहे हैं अपने बात को कि मार्केट वाला जो बात है, मार्केट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ये शो करता है कि उसमें कैपेबिलिटी है, ठीक है। बात समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला रीज़न ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिया गया था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ाने का, वो भी एक कारगर साबित हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप फ्लेक्सिबल टाइम आप दे दिए हो कि वुमेन को रात में नहीं कराना, इस टाइप से जजमेंट वो आया था, स्कीम वगैरह। उसके बाद आप एक इंटरिम, जैसे अगर कोई मदर वुमेन है तो बाद में आपको कितना दिन का आपको छुट्टी ले सकते हो, पेड लीव लेकर फिर दोबारा आ सकते हो, तो ये भी हमारे पास है ना, आफ्टर इंटरिम ब्रेक, ठीक है ना। कुछ ऐसा सेक्शन है जो कि वुमेन के द्वारा ही ऑपरेट होगा। तो ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में, जो कि ये एक अच्छा रिजल्ट दिखाया है, ठीक है ना। तो राइटर ये मानते हैं कि अभी जो इनिशिएटिव हम लोग वुमेन वर्कफोर्स में वुमेन को एम्पावरमेंट करने में करेंगे, वो हो सकता है हमको 2047 में 2047 में हमको देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बात लास्ट में ये करते गए हैं कि जेंडर इक्वालिटी और प्रायोरिटी जो है तभी होगा जब माइंड सेट में चेंजिंग आएगा। और दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है, मतलब बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, वुमेन को एसेट के तौर पे देखें, ठीक है ना कि आपको सिंपली कंसीडर वुमेन एज ए एसेट रादर देन सिंपली ए डाइवर्सिटी रेक्टिफिकेशन इशू, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें इतना ही अच्छा ये आर्टिकल था, थोड़ा एक बार और जाकर सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। बहुत सारा दो चार पॉइंट तो है जो टेक अवे है एग्जाम तक ले जाने में, एसए में और आंसर राइटिंग में। सोसाइटी वाले में आएगा जहाँ पे लिख सकते हो, और एसए में तो लिख ही सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप अगला हम लोग चलते हैं, एक लास्ट है हमारा यूडीआर है, ये आपका एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो है अभी हाल फिलहाल में ये एक डेटा इसमें बताया है। तो इसको देखिए, 4 डेटा है, 4 ही है आई थिंक सो, हाँ 4 डेटा है, 4 में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अनडिस्क्लोज सोर्स से जो सबसे ज़्यादा पैसा आया है रीजनल पार्टी को आया, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला है ना, 251 करोड़ सबसे ज़्यादा। ये अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर 21 का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो रीजनल पार्टी को इसमें सबसे ज़्यादा आया है। दूसरा ये है कि रीजनल पार्टी जो है, ऑलमोस्ट हाफ द टोटल इनकम ऑफ रीजनल पार्टी वाज फ्रॉम अननोन सोर्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये है कि कांग्रेस जो है सबसे ज़्यादा अननोन सोर्स से पैसा आया है, 178। इसके बाद आपका बीजेपी का आया है 178 करोड़, देखिए यहाँ 178 है, ठीक है।
इसमें से कलेक्शन बाय सेल्स ऑफ कूपन ये देख लीजिए कि अननोन सोर्स से आपका इसका 178 है, बीजेपी का 100 है। रीजनल पार्टी में जो है सबसे ज़्यादा जो पैसा है YSR कांग्रेस जो है 96% जो 96.3 करोड़ आया है अननोन सोर्स से। उसके बाद DMK को मिला है, सेकेंड पोजीशन है रीजनल पार्टी में, जिसको कि अननोन सोर्स से पैसा मिला है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट ये बताया है कि 27 ऐसा रीजनल पार्टी है जो ऑडिट को लिस्ट नहीं किया है और ना ही वो अपना रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डाला है। ठीक है, जिसके कारण उसके बारे में पूरा रिपोर्ट नहीं दे पाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको नाम याद रहना चाहिए कि ADR कोई है जो आपका इस पे, ये आज से नहीं बहुत दिन से ये बात कर रहा है इस चीज़ पे, इलेक्शन फंडिंग पे बात हो रही है। कभी अभी देखिएगा आएगा इलेक्शन फंडिंग पे बात आने लगेगा। ठीक ना, आप इसमें देखोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का भी बात है कि कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया है। ठीक है, तो ये भी इशू है और आपको पता होगा ये आपका सुप्रीम कोर्ट में ये अभी ये केस चल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये 3-4 है, नाम याद रखें, बस जानकारी के लिए काफ़ी है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।